हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज से जुड़े वो सवाल आप भी गलत कर देते हैं जो सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं? तो आज का पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो में मिलेंगे ऐसे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनसे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। देखते हैं आप 20 में से कितने सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा पढ़ते समय शब्दों को बार बार छोड़ देता है और समान दिखने वाले शब्दों को पहचानने में कठिनाई करता है। यह किस प्रकार की कठिनाई से संबंधित हो सकता है? गणितीय कठिनाई डिस्कैल्कुलिया है, लेखन संबंधी कठिनाई डिस्ग्राफिया, पठन संबंधी कठिनाई डिसलेक्सिया, ध्यान एवं अति सक्रियता संबंधी कठिनाई ADHD। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पठन संबंधी कठिनाई या फिर डिसलेक्सिया का ये एग्जाम्पल है। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने और शब्द पहचानने से संबंधित विशिष्ट अधिगम कठिनाई है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, एक बच्चा संख्याओं को पहचानने और मूलभूत गणनाएं करने में लगातार कठिनाई अनुभव करता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे गणित में कमजोर घोषित करना, उसकी विशिष्ट कठिनाई का आकलन करना, उसे गणित की कक्षा से हटा देना, उसे अधिक दंड देना। बताइए अपना उत्तर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसकी विशिष्ट कठिनाई का आकलन करना। किसी कठिनाई को नाम देने से पहले उसके कारण और स्वरूप का व्यवस्थित आकलन आवश्यक है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। एक बच्चा मौखिक रूप से बहुत अच्छी तरह उत्तर देता है लेकिन लिखित कार्य में बहुत कठिनाई करता है। शिक्षक को क्या समझना चाहिए? बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसकी लिखित अभिव्यक्ति में विशिष्ट कठिनाई हो सकती है, वह जानबूझकर काम नहीं करता। बताइए अपना उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, उसकी लिखित अभिव्यक्ति में कोई विशिष्ट कठिनाई हो सकती है। मौखिक क्षमता अच्छी होने के बावजूद लिखने में कठिनाई होना किसी विशिष्ट लेखन संबंधी कठिनाई की ओर संकेत कर सकता है। देखिए प्रश्न 4 है, उपचारात्मक शिक्षण में नैदानिक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की श्रेणी निर्धारित करना, कठिनाई के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करना, बच्चों को दंड देना, केवल अंतिम अंक देना। अपना उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कठिनाई के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करना। नैदानिक आकलन से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि विद्यार्थी कहाँ और किस प्रकार की कठिनाई अनुभव कर रहा है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक देखता है कि बच्चा बी और डी को बार बार पहचानने में भ्रमित होता है। सबसे उचित प्रतिक्रिया क्या होगी? बच्चे को डांटना, तुरंत उसे डिसलेक्सिया घोषित करना, अतिरिक्त व्यवस्थित अभ्यास और बहु इंद्रिय गतिविधियां कराना, उसे लिखने से रोक देना। बताइए अपना उत्तर जल्दी से। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त व्यवस्थित अभ्यास और बाह्य इंद्रिय गतिविधियां कराना। केवल एक प्रकार की गलती देखकर निदान नहीं किया जा सकता, व्यवस्थित और बहु इंद्रिय अभ्यास सहायता कर सकता है। प्रश्न 6 देखिए, निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता है? यह सभी बच्चों के लिए समान होता है, यह विद्यार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित होता है, इसमें आकलन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें केवल गृह कार्य दिया जाता है। अपना उत्तर जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह विद्यार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित होता है। उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी की व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकताओं और पहचानी गई कमियों के अनुसार तैयार किया जाता है। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। एक बच्चे को वर्तनी लिखने में लगातार कठिनाई होती है, शिक्षक की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? वर्तनी की गलतियों पर दंड देना, शब्दों को छोटे प्रतिरूपों में बांटकर व्यवस्थित अभ्यास कराना, उससे हमेशा वर्तनी परीक्षा से मुक्त करना, केवल कम अंक देना। बताइए अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दों को छोटे प्रतिरूपों में बांटकर व्यवस्थित अभ्यास कराना। व्यवस्थित और संरचित अभ्यास वर्तनी संबंधी कठिनाइयों को दूर करने में सहायक हो सकता है। चलिए प्रश्न 8 देखेंगे। अधिगम कठिनाई वाले बच्चे के लिए सहारा प्रदान करना अर्थात इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? बच्चे को हमेशा शिक्षक पर निर्भर रखना, आवश्यकता के अनुसार अस्थायी सहायता देना और धीरे धीरे सहायता कम करना, बच्चे को अलग कक्षा में रखना, केवल आसान प्रश्न पूछना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता के अनुसार अस्थायी सहायता देना और धीरे धीरे कम करना। इसी को इसके फोल्डिंग भी बोला जाता है। और इसके फोल्डिंग किसका टर्म है? तो ये है वाइगोत्स्की का। ठीक है, याद रखिएगा, वाइगोत्स्की का टर्म है इसके फोल्डिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके फोल्डिंग में शुरुआत में विद्यार्थी को सहायता दी जाती है और उसकी क्षमता बढ़ने पर सहायता धीरे धीरे कम कर दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 9 है, एक शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण के बाद यह जानना चाहता है कि बच्चे में सुधार हुआ या नहीं, उसे क्या करना चाहिए? पुनः आकलन करना, केवल अभिभावक से पूछना, बच्चे को फिर से दंड देना, कुछ नहीं करना। बताइए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुनः आकलन करना।
हस्तक्षेप के प्रभाव को जानने के लिए प्रगति की निगरानी और पुनः आकलन आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10, व्यक्तिगत शिक्षण का सबसे अच्छा अर्थ क्या है? हर बच्चे को अलग पाठ्य पुस्तक देना, बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना, केवल कमजोर बच्चों को पढ़ाना, केवल व्यक्तिगत परीक्षा लेना। बताइए अपना उत्तर जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना। व्यक्तिगत शिक्षण में विद्यार्थी की क्षमता, आवश्यकता और सीखने की गति को ध्यान में रखा जाता है। चलिए प्रश्न 11 देखिए। एक बच्चा गणित में शब्द आधारित प्रश्नों को समझने में कठिनाई करता है लेकिन मूलभूत गणनाएं कर लेता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे गणित में पूरी तरह कमजोर मानना, केवल गणनाओं का अभ्यास कराना, प्रश्न की भाषा और समस्या समाधान के चरणों पर काम करना, उसे गणित छोड़ने की सलाह देना। बताइए जल्दी से अपना उत्तर। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न की भाषा और समस्या समाधान के चरणों पर काम करना। कठिनाई को विशिष्ट कौशल में पहचानना चाहिए। यहाँ गणना के बजाय समझ और समस्या समाधान पर कार्य अधिक उपयुक्त है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा में अधिगम कठिनाई वाले बच्चे के लिए उचित है? उसे अलग बैठाना, उसे सभी गतिविधियों से अलग रखना, आवश्यक अनुकूलन और सहायता प्रदान करना, उसकी तुलना हमेशा सबसे अच्छे विद्यार्थी से करना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आवश्यक अनुकूलन और सहायता प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी का अवसर देना है। चलिए प्रश्न 13 है। एक शिक्षक कहता है यह बच्चा बहुत आलसी है इसलिए नहीं सीखता। इस कथन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह बहुत सकारात्मक है। यह अधिगम कठिनाई के संभावित कारणों की जांच नहीं करता, इससे बच्चे को अधिक अवसर मिलते हैं। यह उपचारात्मक शिक्षण का हिस्सा है। बताइए क्या है ये? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अधिगम कठिनाई के संभावित कारणों की जांच नहीं करता। बच्चे की कठिनाई को केवल आलस्य मान लेना उचित नहीं है। शिक्षक को प्रमाण आधारित अवलोकन और आकलन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 देखिए। निम्न में से कौन सा बहुइंद्रिय शिक्षण का उदाहरण है? केवल व्याख्यान देना, केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, देखने सुनने और करके सिखाना, केवल लिखित परीक्षा लेना। बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका? सी, देखने सुनने और करके सीखना सिखाना। बहुइंद्रिय शिक्षण में एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करके सीखने को प्रभावी बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखिए। यदि उपचारात्मक शिक्षण के बाद भी बच्चे की कठिनाई बनी रहती है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप बंद कर देना, बच्चे को दोष देना, हस्तक्षेप की समीक्षा करके आवश्यकता अनुसार अन्य सहायता लेना, बच्चे को कक्षा से निकाल देना। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप की समीक्षा करके आवश्यकता अनुसार अन्य सहायता लेना। यदि अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है तो शिक्षण रणनीति की समीक्षा और आवश्यकता अनुसार संशोधन करना चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ सहायता लेनी चाहिए। देखिए प्रश्न नंबर 16, अधिगम कठिनाई वाले बच्चे को बार बार तुम नहीं कर सकते कहना किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? प्रेरणा बढ़ा सकता है, आत्मविश्वास और प्रेरणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, सीखने की गति हमेशा बढ़ाता है, कोई प्रभाव नहीं डालता। क्या कर सकता है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास और प्रेरणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। शिक्षक की सकारात्मक अपेक्षाएं और रचनात्मक प्रतिक्रिया बच्चे के आत्मविश्वास और सीखने में सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। एक शिक्षक बच्चे की अधिगम कठिनाई को समझने के लिए उसके पुराने कक्षा कार्य, परीक्षाओं और कक्षा अवलोकनों को देखता है। यह किसका उदाहरण है? प्रमाण आधारित आकलन, दंड, नामकरण, तुलना। अपना उत्तर जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रमाण आधारित आकलन का ये उदाहरण है। विभिन्न स्रोतों से प्रमाण एकत्र करके कठिनाई को समझना अधिक उचित और विश्वसनीय तरीका है। चलिए प्रश्न नंबर 18 है। निम्न में से कौन सा अधिगम कठिनाई वाले बच्चे के लिए कम उपयुक्त है? अतिरिक्त समय देना, स्पष्ट निर्देश देना, बच्चे की तुलना पूरी कक्षा से करना, छोटे चरणों में कार्य देना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की तुलना पूरी कक्षा से करना। तुलना करने के बजाय बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। एक प्रभावी उपचारात्मक कार्यक्रम में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाना चाहिए? बच्चे की श्रेणी, सीखने की कमी या कठिनाई, अंतिम परीक्षा की तारीख, गृह कार्य की मात्रा। बताइए क्या करना चाहिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, सीखने की कमी या कठिनाई। समस्या की स्पष्ट पहचान के बाद ही लक्षित उपचारात्मक योजना बनाई जा सकती है। आगे देखेंगे। आज के हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा ये। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सबसे उपयुक्त प्रक्रिया कौन सी है? शिक्षण, दंड, परीक्षा, आकलन, योजना, हस्तक्षेप, निगरानी, पुनः आकलन, परीक्षा, श्रेणीकरण, दंड, गृह कार्य, परीक्षा, पदोन्नति। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आकलन, योजना, हस्तक्षेप, निगरानी, पुनः आकलन।
यह व्यवस्थित उपचारात्मक प्रक्रिया है। पहले कठिनाई की पहचान, फिर योजना, हस्तक्षेप, प्रगति की निगरानी और अंत में पुनः आकलन। बताइए 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपने आज के MCQs अच्छे से कर लिए हैं तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और रेमेडियल टीचिंग का ये टॉपिक आपकी तैयारी में काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड CTP MCQs के लिए जग्गू विषय ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। जय हिंद।